हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी डॉक्टर मुस्कान एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आई नो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है एंड इसमें हम करेंगे क्या। सो स्टूडेंट्स, ये हम लेबोरेटरीज में तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट्स हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, सब में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सबके अलग मॉलिक्यूलर वेट है, सबके अलग चार्ज हैं, कोई पॉजिटिवली चार्ज है, कोई नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हमें पता है कि हमारे प्रोटीन्स के सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्जेस हैं एंड उस सर्टेन प्रोटीन को हमें स्टडी करना है, उनकी पेप्टाइड जितने भी उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो स्टडी करने हैं, देन उनका मास एंड चार्ज रेशो पता लगाना है एंड देन जब हमें बहुत एनालिटिकल स्टडी करके प्रोटीन को सेपरेट करना होता है, हम तब इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पे एजुकेशन मिलती है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी एंड अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स लाए हैं हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 2 के साथ, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग ऑफ यूनिट 5। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या हैं, कि कौन से टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम करते क्यों हैं, ये हमने देख लिया। जब हमें प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पता लगाना होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना होता है एंड जब हमें प्रोटीन का हमें पता है कि जो हमारा सैंपल है उस सैंपल में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा वेरियस मास एंड चार्ज रेशो का है, तो उस सैंपल को सेपरेट करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज एन एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन कह सकते हो, या मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज एन एनालिटिकल डिवाइस विच हेल्प अस टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। Is that clear? So mass spectrometry is an analytical कह सकते हो technique which is used to analyze the protein structure. Is that clear? चलिए अब देखते हैं सबसे पहले हम इस mass spectrometry में करते क्या हैं। So students, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, just follow my steps। बहुत आसान है और आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। So first step तो है ये मेरी इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, फर्स्ट स्टेप इज माय आयोनाइजेशन स्टेप। अब आयोनाइजेशन स्टेप में क्या होता है, ये है मेरा सैंपल। अब यहां पे मैं लिख देती हूं सैंपल, ठीक है, ये है मेरा सैंपल। अब यहां पे है बहुत सारे प्रोटीन के एटम्स, क्या है, ये है प्रोटीन के एटम्स। अब आयोनाइजेशन जो स्टेप होती है और यहां पे मैं है मेरी ठीक है, तो ये रहा मेरा एक इनलेट जहां से मैंने क्या पास करे, मैंने पास करे एकदम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? सो ये एक इनलेट है, ये मेरा प्रोटीन इनलेट है। क्या है मेरा प्रोटीन इनलेट। अब इस इनलेट से मैंने अपने प्रोटीन का सैंपल रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, उस सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन गन को हिट करेंगे, ये रहा मेरे इलेक्ट्रॉन गन एंड इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स पास करना। तो ये क्या करेगी, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पास करेगी एंड स्टूडेंट कोई भी मॉलिक्यूल रहता है, एटम रहता है, उसका जो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन रहता है, इस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स पास करती है कि जैसे ही वो हिट करेगी प्रोटीन के एटम पे, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आउटर शेल वाले की वजह से वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, जिसमें हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन होता है एंड इसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज
एटम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, जब हमने आयोनाइजेशन करा लिया, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? आयोनाइजेशन। एंड ये हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है। हमें पता है कि ये है एक अमाइनो एसिड, ये है दूसरा अमाइनो एसिड, एंड ये दोनों अमाइनो एसिड किससे कनेक्टेड है? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो इनके बीच में हो रही है पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अब स्टूडेंट्स, जब आपको प्रोटीन के बारे में पता लगाना है तो आपको अमाइनो एसिड के बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो आप उनके बारे में स्टडी कर पाओगे। एंड उनको ब्रेक करने के लिए आपको आयोनाइजेशन कराना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप आयोनाइजेशन कराएंगे, क्या करेंगे? वो आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को एक कह सकते हो एक चार्ज प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आपके पास, आपने पहली स्टेप क्या करी? आपने अपने प्रोटीन को चार्ज दे दिया, आपने पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जनरेट करा दिए। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज आयोनाइजेशन, जिसमें हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल कराते हैं। वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो इतनी ज्यादा हाई स्पीड से आते हैं कि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना शेल छोड़ देते हैं। जैसे ही वो अपना शेल छोड़ देते हैं एंड हम उनको एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप तो हो गई आयोनाइजेशन स्टेप। अब सेकेंड स्टेप है हमारी, हम क्या करेंगे? वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन करेंगे। एंड अब हम ये कैसे करेंगे? तो हम उनको एक और चेम्बर में पास करेंगे। क्या करेंगे? हम उनको एक और चेम्बर में पास करेंगे। एंड जैसे ही हम उन्हें एक चेम्बर में पास करेंगे, वो क्या होगा? उस चेम्बर में मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? अब उस चेम्बर में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है वेलोसिटी से। अब इससे क्या होगा? जिनकी वेलोसिटी कम होगी, जिन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम होगी, वो वहीं रह जाएंगे। एंड जिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो दूसरे चैम्बर में पास ऑन कर जाएंगे। सो अब आपके पास उनके, कह सकते हो, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी सेपरेशन हो गया। सो फर्स्ट स्टेप आपने कराई आयोनाइजेशन, सेकेंड स्टेप आपने कराया वेलोसिटी की मदद से उन इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फर्स्ट स्टेप, रिपीट आफ्टर मी, इज आयोनाइजेशन। सेकेंड स्टेप इज वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वी हैव डन देयर सेपरेशन। अब वो इलेक्ट्रॉन जब वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इनका सेपरेशन हो जाएगा, उसके बाद जो थर्ड चेम्बर है उसमें जाएंगे, जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेम्बर। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा क्लियर डायग्राम फॉर यू। अब देखो, सबसे पहले है हमारा प्रोटीन इनलेट, ठीक है? तो ये रहा मेरा सैंपल, ये है मेरा सैंपल। अब यहाँ पे मैंने डाला प्रोटीन, ठीक है? यहाँ पे मैंने डाले प्रोटीन। अब ये रहे मेरे प्रोटीन। अब इसी के साथ क्या कनेक्टेड है? इसी के साथ कनेक्टेड है माय इलेक्ट्रॉन गन। तो ये रही मेरी इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें क्या करते हैं? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का पास ऑन करते हैं। तो ये रहे मेरे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? आयोनाइजेशन। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन। एंड ये सब क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया आयोनाइजेशन। नाउ आफ्टर आयोनाइजेशन हम इन्हें पास ऑन करेंगे वेलोसिटी चेम्बर में। सो ये रहा मेरा वेलोसिटी चेम्बर। नाउ वेलोसिटी चेम्बर में जिन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी लो है, वो वहीं रह जाएंगे, वेयर एज जिन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज्यादा है, वो कहाँ चले जाएंगे? वो चले जाएंगे हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ चले जाएंगे? अब ये तो रहे मेरे वेलोसिटी, अब ये चले गए मेरे मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ चले गए? मैग्नेटिक फील्ड में। अब स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड किसके अकॉर्डिंग सेपरेशन करेगी? उनके मास के अकॉर्डिंग। नाउ इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स,
पॉइंट टू बी नोटेड, कैसे जाएंगे? ओनली हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स। एंड हम हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का क्यों पास करें? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इनको डिटेक्ट करेंगे, सो अगर हमारे पास लो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डिटेक्शन में प्रॉब्लम देंगे, एंड सिमिलरली अगर बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी प्रॉब्लम देंगे। हमें नॉर्मल रेंज के इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनकी वेलोसिटी नॉर्मल है एंड वो इजीली डिटेक्ट हो जाए। सो ओनली हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स पास कर पाएंगे हमारे वेलोसिटी चेंबर को। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड अपने ऐसे एक कर्व में इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। देखो पूरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंबर में पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड जैसे ही इन पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, जिन इलेक्ट्रॉन्स की मास कम होगा, जिनका मास कम होगा, वो एक छोटा कर्व बनाएंगे। तो इनका मास कम है तो ये क्या करेंगे? ये एक छोटा कर्व बनाएंगे। एंड जिनका मास ज्यादा है, जिनका मास ज्यादा है वो कैसा बनाएंगे? वो एक लार्ज कर्व बनाएंगे। कैसा कर्व बनाएंगे? लार्ज कर्व। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनका मास कम है वो एक स्मॉल कर्व बनाएंगे, एंड जिनका मास ज्यादा है वो एक लार्जर कर्व बनाएंगे। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ले आते हैं हम अपने डिटेक्टर को। सो यहां क्या आ गया? मेरा डिटेक्टर। नाउ डिटेक्टर का क्या काम है? डिटेक्टर का काम है डिटेक्ट करना। जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं सारे कर्व्स के डिटेक्ट होंगे कहाँ? डिटेक्टर पे। एंड जब वो डिटेक्ट हो जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे? हमारी कंप्यूटर भैया के पास। ये रही मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, एंड यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन उनके velocity, mass and charge ratio, specifically mass by charge ratio, उनका सेपरेशन का एक पूरा चार्ट क्लियर बन जाएगा आपके सामने। सो स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? हमने शुरुआत करी थी अपनी पहली स्टेप के साथ जो थी आयोनाइजेशन। अपनी पहली स्टेप के साथ जो थी आयोनाइजेशन, सबसे पहले हमने प्रोटीन का सैंपल रखा। अब वहां पे हमने इलेक्ट्रॉन गन की मदद से बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का पास करा। जैसे ही हमने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का पास करा, उन्होंने आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और उनको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया। अब हमने उन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पास करा एक वेलोसिटी चेंबर में। अब वेलोसिटी चेंबर ने क्या करा? लो वेलोसिटी वालों को वही रोक दिया कि भैया रुको, तुम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि तुम गड़बड़ करोगे हमारे डिटेक्शन में। लेकिन हमने हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स को पास होने दिया। अब हम जब हाई वेलोसिटी को पास होने दे रहे हैं, सो नाउ वी हैव अलाउड देम टू पास टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोवाइड करा सेंट्रीपिटल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगा तो उसमें क्या हुआ? जो ज्यादा मास वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने बड़ा कर्व लिया, जो छोटे मास वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने छोटा कर्व लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गए मेरे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो उनका डिस्टेंस कम है, और जो सबसे ज्यादा मास है वो थोड़े धीरे धीरे आ रहे हैं। सो अपने पास एक पूरा डिटेक्टर है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है उनके मासेस को, एंड देन आपके पास एक क्लियर चार्ट है उनके डिफरेंट मास के अकॉर्डिंग, उनके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग एंड उनके चार्ज के अकॉर्डिंग। तो आपके पास एक पूरी क्लियर पिक्चर आ जाएगी, आपके पास एक पूरी क्लियर रिजल्ट आ जाएगा। क्या करके? पूरा डिपेंडिंग अपॉन देयर मास एंड चार्ज रेशियो। सो स्टूडेंट्स, प्रोटीन को जब आपको सेपरेट डिफरेंट मास एंड चार्ज रेशियो के प्रोटीन्स को सेपरेट करना होता है, उनके बॉन्ड्स के बारे में पता लगाना होता है, उनके चार्ज के बारे में, उनके आयोनाइजेशन, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। सो आप लेबोरेटरीज में इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं
मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये रही मेरी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अभी तक इसके बेसिक्स के बारे में तो क्लियर होगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, एंड अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लीजिए। अ वेरी इजी डायग्राम जो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपको समझने के लिए कि हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में करते क्या है। आ जाइए। चलिए, नाउ मास स्पेक्ट्रोमेट्री has emerged as an important tool in biotechnology। अब आपको पता ही है बायोटेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा प्रोटीन के बारे में रिसर्चेज हो रही हैं, स्टडीज़ हो रही हैं। तो जब आपको प्रोटीन के बारे में स्टडी करनी है, उनको स्ट्रक्चर लेना है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नाउ इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन ऑब्टेनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। अब ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री टूल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सच एज उनका पेप्टाइड मास, उनका अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। तो जब आपको प्रोटीन के पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Now, it is also useful in identifying the type and location of amino acid modification within the protein। जब आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के विद इन अमाइनो एसिड मॉडिफिकेशन पता लगाना है तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आप वो भी पता लगा सकते हो। नाउ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज, सबसे यूनिक फीचर अबाउट मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज कि स्टूडेंट्स अगर आप 10 to the power -12 का भी छोटा सैंपल दोगे ना प्रोटीन का, मास स्पेक्ट्रोमेट्री उसको भी एनालाइज कर देगा। नाउ जस्ट इमेजिन अगर आप 10 to the power -12 साइज का इतना सा भी प्रोटीन स्ट्रक्चर दे रहे हो तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से वो भी एनालाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ a mass spectrometry is an analytical device that determines the molecular weight of chemical compounds by separation of ions according to their mass and charge ratio। So ये principle तो हमें clear हो गया है ना। प्रिंसिपल तो भैया हमें क्लियर है। क्या है प्रिंसिपल? कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री सेपरेट करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड चार्ज रेशियो। वेरी गुड। सो नाउ वी नो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम सेपरेट करते हैं प्रोटीन को डिपेंडिंग अपॉन देयर मास एंड चार्ज रेशियो। नाउ द मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड ईदर बाय, अब हमने क्या करा थे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बना रहे थे। वो कैसे बना रहे थे? प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन की मदद से। चलिए, आफ्टर द आयंस आर फॉर्म्ड, अब जब आपने आयंस को फॉर्म कर दिया, अब आपने क्या करा? आयोनाइजेशन। जब आपने आयोनाइजेशन करा दिया, अब आप क्या कराओगे? उनका सेपरेशन कराओगे। नाउ द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, आयंस आर सेपरेटेड and detected in a mass spectrum can provide molecular weight or even structural information। अब आपने उनका सेपरेशन कर दिया तो अब आप उनको molecular weight के अकॉर्डिंग उन पर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया था जिस चेम्बर में ये पास ऑन हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, वो 3 टाइप का हो सकता है। पहला गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इज दैट क्लियर? और इन सारे मीडियम्स के अकॉर्डिंग उनके फर्दर कह सकते हो क्लासिफिकेशन है। लाइक हम देखेंगे कि सॉलिड में हम अलग टाइप का मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं, लिक्विड में हम अलग करेंगे, गैशियस में हम अलग करेंगे। इज दैट क्लियर? सो डिपेंडिंग अपॉन देयर जो स्टेट है जिसमें वो करे मतलब मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग 3 क्लासिफिकेशन है, गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है। Now the proteins and peptides have many suitable sites for protonation. All the backbone of amide nitrogen atoms could be protonated theoretically, as well as a certain amino acid side chains such as lysine and arginine, which contain primary amine functional groups। आप प्रोटीन प्रोटोनेशन होने के बहुत अलग अलग साइट्स हैं,
कह सकते हो कुछ जैसे लाइसिन एंड आर्जिनिन है, उनके पास स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो दे हैव वेरियस साइट्स फॉर प्रोटोनेशन। सो ये बता रहे हैं कि आप प्रोटोनेशन करने के लिए वेरियस साइट्स पे प्रोटीन के प्रोटोनेशन कर सकते हो। नाउ अब क्या होगा, वेपराइज सैंपल ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड इंस्ट्रूमेंट वेयर इन दे अंडरगो आयोनाइजेशन। नाउ वी हैव लर्न अबाउट द इंस्ट्रूमेंट जो आयोनाइजेशन कराता है। एक कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गन है या आयोनाइजेशन गन भी कह सकते हो। तो जैसे ही वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का पास करेगी, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा एंड आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयन आ जाएगा। Now the charged molecules are then electrostatically propelled by the mass analyzer which separates them according to the mass and size charge ratio. So हमें पता है ये सबसे पहले हम velocity chamber में पास करते हैं जहाँ पे उनकी separation होता है according to their velocity. Now we have passed them to the magnetic field जहाँ पे वो mass के according separate होते हैं। mass के according separate होते हैं तो जो कह सकते हो स्टूडेंट्स छोटे या स्मॉल मास के होते हैं वो एक स्मॉल कर्व बनाते हैं तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, वेयर एज जो एक ज़्यादा मास के होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग को लगता है तो वो एक बड़ा कर्व बनाते हैं, इसलिए वो लेटर डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्टर एक पूरा एक चार्ट आपको प्रोवाइड कर देता है डिपेंडिंग, क्योंकि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग तो आपने उनको पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज में सेपरेट कर लिया। नाउ द सिग्नल रिसीव्ड अपॉन द डिटेक्शन ऑफ द आयंस at the detector is transferred to a computer and in the end detector के पास जब पूरी information पहुंच जाती है तो वो सारी information कहाँ पास हो जाती है, वो सारी information कंप्यूटर पे पास हो जाती है। Now the signal received upon the detection of ions, जितनी भी ions की information है वो सारी इंफॉर्मेशन पास हो जाती है कंप्यूटर पे, जो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है एंड आप वो इंफॉर्मेशन का कभी भी कैसे भी जब भी आपको यूज़फुल हो आपकी स्टडी में, रिसर्चेज में, साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में आप वो इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर? सो ये तो अपन ने थ्योरी देख ली अबाउट आर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो फर्स्ट स्टेप इज आयोनाइजेशन। नाउ आयोनाइजेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लेज़र बीम जो आपको दिख रही है, लेज़र बीम क्या प्रोवाइड करेगी आपको, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एंड उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, आपने प्रोटीन का प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए आप उसे डीप्रोटोनेशन भी कह सकते हो, आयोनाइजेशन भी कह सकते हो। ना आयोनाइजेशन जो आप करते हो, आप एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का कह सकते हो डेवलप कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसकी मदद से आप क्या करोगे, उसे वेलोसिटी चेम्बर में डालोगे एंड देन उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे एंड देन डिपेंडिंग अपॉन देयर मास एंड चार्ज रेशो वो एक सेपरेट हो जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे, डिटेक्टर के पास जाएंगे और डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट कर देगा मास और चार्ज रेशो को और सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पास कर देगा, कंप्यूटर पे। सो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोटीन कहाँ पास हो जाएगी, कंप्यूटर पे पास हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया गया है। पहले उसके पहले हम एक और इमेज देख लेते हैं। सैंपल यहाँ से एंटर करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ पे उसे इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हो। जैसे ही सैंपल ने पास करा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन ने क्या प्रोवाइड करे, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एंड अब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कराया, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराया और क्या दिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आए, आपने क्या करा, वेलोसिटी से की मदद से उनको एक्सेलरेट कर दिया। नाउ वेलोसिटी की मदद से आपने उन्हें एक्सेलरेट कर दिया, उसके बाद आपने उन्हें कहाँ पास करा, मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ पास करा, मैग्नेटिक फील्ड में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने वेलोसिटी से उनको सेपरेट करा, जो लो वेलोसिटी वाले हैं वो वहीं रह गए, वेयर एज हाई वेलोसिटी वाले पास हो गए मैग्नेटिक फील्ड में। और आप देख सकते हो जिनकी मास कम है, इनका मास कम है तो ये एक छोटा कर्व बनाएंगे, इनका मास ज़्यादा है तो ये बड़ा कर्व बनाएंगे। एंड ये रहा मेरा डिटेक्टर जो ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर से। इज दैट क्लियर? चलिए
फिर से एक बार इस इमेज को समझते हैं। सबसे पहली स्टेप है आयोनाइजेशन, एंड जिसमें हम क्या करते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। नाउ वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपके आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा के प्रोटॉन्स या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, उनको हम पास करेंगे वेलोसिटी चेंबर में, एंड एज सून एज हम उन्हें वेलोसिटी चेंबर में पास करते हैं, जो लो वेलोसिटी वाले होते हैं वो वहीं रह जाएंगे, वेयर एज जो हाई वेलोसिटी वाले हैं वो पास ऑन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप देख सकते हो जिनका मास छोटा है या कम है वो जल्दी से डिटेक्टर के पास पहुंच जाएंगी, वेयर एज जिनका मास ज्यादा है वो बहुत धीरे धीरे डिटेक्टर के पास जाएंगे। तो जिनका मास कम है वो क्या करेंगे, एक छोटा सा कर्व बनाएंगे, वेयर एज जिनका मास ज्यादा है वो एक बड़ा कर्व बनाएंगे। तो आपके पास यहाँ जो एक इंस्ट्रूमेंट लगा है डिटेक्टर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आयंस को डिटेक्ट करना अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड चार्ज। अब उस डिटेक्टर ने अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड चार्ज उनको डिटेक्ट कर लिया। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन इस डिटेक्टर के थ्रू एक कंप्यूटर में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, कंप्यूटर। सो अब ये सारी इंफॉर्मेशन विल पास ऑन टू द कंप्यूटर। अब आपके पास एक पूरा एनालिटिकल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट प्रोटीन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, सो स्टूडेंट्स आई होप दिस मच इज क्लियर कि आपको ये समझ आ गया कि हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एक्चुअली करते क्या हैं। अब हम देख लेते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो टेक्निक जिसको हम माल्डी कहते हैं, दैट इज मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन टेक्निक। इज दैट क्लियर? नाउ माल्डी स्टैंड्स फॉर, इसको याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्डी स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन टेक्निक। नाउ माल्डी में होता क्या है? सो स्टूडेंट, माल्डी में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो फेस ट्रांसफर करते हैं। अब हम वो फेस ट्रांसफर कैसे करते हैं, हम उसे कंडेंस्ड टू अ गैस फेज में ट्रांसफर करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ एंड वेरी इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ अ सॉलिड मैट्रिक्स। तो माल्डी में हम यूज किसका करते हैं, हम माल्डी में सॉलिड फेस का यूज करते हैं, एंड हम उन्हें कंडेंस्ड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड फेज। नाउ द आयन फॉर्मेशन इन माल्डी इज अचीव बाय डायरेक्टिंग अ पल्स लेजर बीम। अब हम इसमें लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं जो सैंपल पे जाके पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा मैट्रिक्स, ये हो गया मेरा मैट्रिक्स। हमने क्या करा, इसमें एक लेजर बीम का ट्रांसफर करा। अब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्या होगा, सॉलिड, एंड उसमें जो हम क्या करेंगे, कंडेंस टू गैस में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम जो पास ऑन होती है हमारे मैट्रिक्स में। Now, the matrix plays a key role in this technique by absorbing the laser light energy and causing the matrix material to vaporize. Is that clear? अब क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है, जब हम इसमें हाई कह सकते हो लेजर का पास ऑन करेंगे, जब हम इसमें हाई बीम लेजर का एक मिनट स्टूडेंट्स, जब हम इसमें हाई बीम लेजर का पास ऑन करेंगे, ये रही मेरी हाई बीम लेजर, जब हम इनमें हाई बीम लेजर का पास ऑन करेंगे तो ये जो ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू गैस फेज। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, जिसकी मदद से क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस, and the matrix इसी वजह से plays a very important role. Now the charged molecules are directed by electrostatic lenses from the ionization source to the mass analyzer and the same step as mass spectrometry. अब क्या करेंगे, हम इसे mass analyzer के पास भेजेंगे। मास एनालाइजर क्या करेगा, इनके मास के अकॉर्डिंग सेपरेशन कर देगा। नाउ मास के अकॉर्डिंग सेपरेशन होने के बाद सेम स्टेप डिटेक्टर के पास जाएंगे,
डिटेक्टर क्या करेगा, आपको एक इंफॉर्मेशन पूरी दे देगा। बस आपको इसमें याद क्या करना है कि हम क्या कर रहे हैं, कंडेंस्ड फेज से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस फेज में। एंड मैट्रिक्स कैसा है हमारा, सॉलिड। तो ये चीज़ आप नहीं भूलोगे। एंड विद द हेल्प ऑफ हाई बीम लेजर हम उस मॉलिक्यूल्स को, उन पार्टिकल को, कंडेंस्ड पार्टिकल को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस, क्योंकि हम इतने ज़्यादा हाई स्पीड लेज़र ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सारे पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड जैसे ही वो कन्वर्ट होते हैं हम उनको कहाँ भेजते हैं, मास एनालाइजर के पास। मास एनालाइजर उन्हें मास एंड चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देगा एंड आपके पास, डिटेक्टर के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया है एवरीथिंग अबाउट मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट, सो डू लेट मी नो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन। एंड अगर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए, आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी। स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।